नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उपद्रव आगजनी से जुड़े इस मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है। राहत के बाद अब जेल से बाहर आएंगे नरेश मीणा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। नगरफोर्ड थाने में एफआईआर 167/24 में पुलिस कर चुकी है चालान पेश। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका पर आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा ने पैरवी की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 167/2024 पुलिस थाना नगर कोर्ट में नरेश को जमानत मिल गई है, क्योंकि इसमें और लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केवल नरेश का जमानत आवेदन पेंडिंग था। फाइनली आज नरेश को जमानत मिल गई है और सभी में पूर्व में जमानत मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में हमारे बीच में नरेश मंडे को बाहर आ जाएगा। निश्चित रूप से ये न केवल नरेश की विचारधारा और सभी जो हमारी लीगल उसमें सहायता कर रहे थे, उन सभी एडवोकेट्स, साथी, कार्यकर्ता, उनके परिवारजन और हम सभी के धैर्य की, और खास तौर से मैं मीना छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र झालाना डूंगरी, जिसका नरेश विद्यार्थी रहा है और मैं भी वहां से विद्यार्थी था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, नरेश मीणा के लिए बड़ी राहत है और अब नरेश मीणा के केस में आगे की क्या राह रहने वाली है? देखिए, आपको बता दें कि अब जो नरेश मीणा है वो जो है, क्योंकि जमानत याचिका को उनकी जो है मंजूरी मिल चुकी है, ऐसे में वो अब जेल से बाहर आ पाएंगे। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान जो उपद्रव हुआ था, इस दौरान उनके द्वारा जो एक राज सेवक है उसको जो है थप्पड़ मारने की बात यहाँ पर सामने आई थी। उसके बाद 13 नवंबर 2024 की रात को एक एफआईआर जो है नरेश मीणा के खिलाफ जो है दर्ज की गई थी और इस पूरे मामले में जो है चालान पेश किया गया था। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ ने ये आदेश दिए। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की तीसरी बार जो जमानत याचिका है उस पर ये आदेश हुआ है। और आपको बता दें कि जो नरेश मीणा की तरफ से है, एडवोकेट फतेहराम मीणा ने जो है पैरवी की थी और लगातार, क्योंकि लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा था और तब से ही वो जेल में थे, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिर नरेश मीणा को जमानत कब मिलेगी। और लगातार, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है उसमें ये मामला चला, फिर हाई कोर्ट में पहुंचा और आज जो है नरेश मीणा को जमानत मिल गई। और जो उनके लिए और उनके जो समर्थक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये राहत की तरह देखा जा रहा है। साक्षी, सवाल रहेगा कि नरेश मीणा के लिए क्या बीजेपी का रास्ता खुल सकता है इसके बाद, राहत मिलने के बाद? निश्चित रूप से ही अब, क्योंकि उनको जो जमानत याचिका जो उनकी मंजूर हुई है उसके बाद लगातार, क्योंकि उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, न्यायालय में उनकी जो है पैरवी की जा रही थी। अब जो दस्तावेज हैं अब वहां पर जेल में पहुंचेंगे, वहां से फिर वो बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद, क्योंकि लगातार उनके द्वारा जिस तरह से उपचुनाव में ये अगर हम पूरा मामला देखें तो जो देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव है उस समय ये जो पूरा मामला है काफी हाईलाइट रहा था। उस समय चुनाव के दौरान काफी हिंसा जो है वहां पर देखने को मिली थी। इस पूरे मामले में जो है नरेश मीणा के द्वारा एक जो बूथ है उस पर जो है एक जो राज सेवक है उसको जो है थप्पड़ मारा गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई और लगातार लंबे समय से लंबा इंतजार जो है इसमें गया, पूरा मामला जो है न्यायालय में चला। ऐसे में आज जो है नरेश मीणा को जमानत मिल गई और आज उनका जो है जो जेल से बाहर आने का रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट से उनकी जमानत याचिका को मंजूरी मिल गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल कोटा आएंगे और आईआईटी के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ आएंगी। तो कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोटा दौरा है। अपनी पत्नी के साथ वे कोटा आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा शाम 4 बजे राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे। सीएमआर में समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे और सीएमआर में ये बैठक होगी जहां आज शाम 4 बजे राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल शर्मा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, आज भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, समीक्षा राइजिंग राजस्थान को लेकर लगातार समीक्षाएं बैठक करते हैं मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री समीक्षा बैठक करते हैं। मकसद ये है कि जो करीब 35 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए हैं वो कैसे धरातल पर उतरे, और इसके लिए लगातार सीएम भजनलाल शर्मा प्रयास कर रहे हैं। और जो अधिक करीब 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से अधिक के जो एमओयू साइन हुए हैं उनकी वो हर महीने समीक्षा बैठक करते हैं। ये देखना कि कहाँ तक उनका काम हुआ है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम है वो कितने शुरू हो पाए, क्या कमी आ रही है, कहीं फाइलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, लगातार इस प्रयास का नतीजा भी सामने आ रहा है साक्षी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि बड़ी संख्या में जो एमओयू साइन हुए हैं राइजिंग राजस्थान के तहत वो जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं। खासकर विद्युत के क्षेत्र में जो एमओयू साइन हुए हैं सौर ऊर्जा को लेकर, उन पर लगातार तेजी से काम हो रहा है। इसी के साथ तमाम जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी काम तेजी से बढ़ रहा है। खुद अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक संबोधन के दौरान कहा था कि बड़ी संख्या में जो एमओयू साइन हुए हैं वो जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं, यानी कि जो काम दिख रहा है। इसी मकसद को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। मकसद यही है कि जो राइजिंग राजस्थान में एमओयू हुए वो जमीनी धरातल पर उतरे ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। और दूसरा, आगे भी एक इसी तरह के कार्यक्रम की तैयारी है, उसकी भी चर्चा इस दौरान अधिकारियों से करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 4 बजे सीएमआर में राइजिंग राजस्थान की समीक्षा बैठक लेंगे। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का झुंझुनू दौरा। मंत्री गहलोत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी, हर्षनी विशंभर पूनिया, कमलकांत शर्मा सहित जनप्रतिनिधि भी यहां मौजूद है। तो आज प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का झुंझुनू दौरा है। जयपुर से खबर, जहां इंडिया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 का आयोजन उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि है। मुख्य सचिव राजेश यादव और आयुक्त रुक्मणी रियार भी यहां मौजूद है। म्हारो खेत, पद्मिनी हवेली और कैमल करिश्मा पर केस स्टडी पेश की गई। होटल क्लार्क आमेर में ये कार्यक्रम चल रहा है। सतत पर्यटन मॉडल पर फोकस और संवाद होगा इस कार्यक्रम में। तो इंडिया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 का आयोजन हो रहा है। होटल क्लार्क आमेर में यह आयोजन हो रहा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। मुख्य सचिव राजेश यादव और आयुक्त रुक्मणी रियार भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। म्हारो खेत, पद्मिनी हवेली और कैमल करिश्मा पर केस स्टडी इस कार्यक्रम में पेश होगी। होटल क्लार्क आमेर में ये कार्यक्रम हो रहा है। सतत पर्यटन मॉडल पर इस कार्यक्रम में फोकस और संवाद रहेगा। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उंगली तक न कटवाने वाले आज इतिहास बदल रहे हैं।
जैसा कथन सरासर अनुचित और ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है। मंत्री पटेल ने कहा कि जिन लोगों का जन्म ही आज़ादी के बाद कई वर्षों बाद हुआ है, वे इस तरह की टिप्पणियों और शिक्षाएं देने के अधिकारी नहीं है। प्रयास आदरणीय टीकाराम जी जूली का ये कथन दुरुस्त नहीं है कि आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी के दौरान आज़ादी प्राप्त करने के लिए किसी ने अंगुली नहीं कटाई, वो इतिहास बदलने की बात करते हैं। जो आज़ादी के समय पैदा ही नहीं हुए हैं वो तरह तरह के शिक्षा या भाषण देने के अधिकारी भी नहीं हैं। अनेक लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया है और उन्होंने कभी इतिहास में अपना नाम लिखाने का प्रयास ही नहीं किया है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से खबर है, जहां जिम संचालक और ट्रेनर से मारपीट से जुड़ा प्रकरण मामला है। घायलों के परिजनों ने दौसा कोतवाली थाने पर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान 3 से 4 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रदर्शनकारियों की मांग आरोपियों को गिरफ्तार करें। घायलों के परिजनों ने कोतवाली के सामने जाम लगा लिया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। तो जिम ट्रेनर के साथ मारपीट का मामला और ग्रामीणों और परिजनों ने प्रदर्शन किया। घायलों के परिजनों ने दौसा कोतवाली थाने पर प्रदर्शन किया है। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध का गेज लगातार बढ़ रहा है। जवाई बांध का गेज 19.70 फीट पहुंच गया, जिसमें 1208.20 MCF की पानी उपलब्ध है। पिछले 5 दिनों में बांध में करीब 4 फीट पानी की आवक हुई है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो 61.25 फीट की ऊंचाई तक भर सकता है। वर्तमान में बांध का गेज 19.70 फीट है, जो अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से काफी कम है। बांध में पानी की आवक से टनल के माध्यम से हो रही है, जिसे मानसून सीजन में खोला गया था। किसानों और स्थानीय लोगों की खुशी और बांध में पानी की आवक से किसानों और पाली जिले के निवासियों में खुशी की लहर है। तो जवाई बांध में पानी का स्तर बढ़ गया है, पानी की आवक तेज हो गई है और इससे किसानों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। तो जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ गई। अलवर शहर के वार्ड 22 स्थित कबीर कॉलोनी में बोरिंग स्थल को बदलने के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने बोरिंग मशीन के आगे धरना देकर विरोध जताया। महिलाओं का आरोप है कि क्षेत्र में गंभीर जल संकट के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते पहले से तय बोरिंग स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कई बार अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने समाधान नहीं किया और अब जब बोरिंग का कार्य शुरू हुआ है तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना जल संकट झेल रहे लोगों के साथ अन्याय है। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़ी रही। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वार्ड नंबर 22 से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ बोरिंग साल भर पहले पास हुई थी। संजय शर्मा के पास हम गए थे, उन्होंने बोरिंग पास की थी। उसके बाद में बोरिंग के लिए यहाँ पे चेक करने आए पानी, तो पानी यहाँ पे था। अभी इस मशीन यहाँ पे आ चुकी थी, फिर बाद में वहाँ से वो पी आए हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मशीन नहीं लगेगी, बोरिंग यहाँ नहीं होगी, कहीं दूसरी जगह जाएगी। फिर हमने बोला कि क्यों नहीं होगी, आपने पानी चेक करा था। तो बोले हम पानी दोबारा चेक करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, वो यहाँ पे सुबह आके पानी चेक करना और बोरिंग यहीं लगवाना। तो हमारी समस्या ये है कि बोरिंग हमारी यहीं लगनी चाहिए, यहाँ से कहीं नहीं जानी चाहिए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। भीलवाड़ा के कोटड़ी क्षेत्र के बागला की झोपड़ियों प्राथमिक विद्यालय का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी स्कूल पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने स्कूल को क्रमोन्नत करवाने की मांग कर विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ को बाहर ही रोक रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्कूल को क्रमोन्नत कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं चलेगा।
कोटपुतली क्षेत्र के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित पावटा मुख्य बस स्टैंड एक बार फिर से जाम और जलभराव की मार झेल रहा है। यहां अक्सर लगने वाला जाम अब केवल आमजन की परेशानी नहीं बल्कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए भी जानलेवा संकट बन चुका है। एम्बुलेंस चालकों को कई बार ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है। अवैध पार्किंग के कारण लगातार जाम की समस्या बने रहने के बाद भी प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। बारिश के मौसम में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह हर दिन इस अव्यवस्था से परेशान है। जाम के कारण दुकानदारों का धंधा भी प्रभावित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में खोरू गांव के पास स्कूल बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते सर्व समाज और परिजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन से सहमति बनी और 48 घंटे बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्बा लक्ष्मणगढ़ के निवासी मुरारीलाल जी, उनके पुत्र निखिल और उनकी वाइफ, उनका मोटरसाइकिल पर सवार होकर के एक स्कूल बस एमके मेमोरियल से एक्सीडेंट हुआ था, जो उन्होंने बॉडी को अस्पताल में रख दिया मॉर्चुरी में, और उन्होंने स्कूल वालों से कुछ मुआवजे की मांग की। इसी मुआवजे की बातचीत को लेकर के 2 दिन तक बॉडी अस्पताल में रही और आज उनके आपसी सहमति से बॉडी का पोस्टमार्टम करा करके और उसमें एफआईआर दर्ज करवाने का उन्होंने। अब खबर करवदा से है, जहां पंडरिया ब्लॉक में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। आगरपानी के पास गहरी खाई में बोर की गाड़ी जा गिरी। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग यहां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मौके पर दूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पूर्व में भी इस जगह हो चुकी है 21 बेगांव की वाहन पलटने से मौत। 12 जिले के आदिवासी क्षेत्र शाहबाद में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यूरिन एनालाइजर मशीन का उद्घाटन उपखंड अधिकारी मुकेश चंद द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के मौके पर उपखंड अधिकारी मुकेश चंद और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आरिफ शेख मौजूद रहे।